गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका 387। 387 कह रहा है जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ अपीलेंट कोर्ट। सिंपल सी बात है, जो अपीलेंट कोर्ट होगी उस पर सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो आपका चैप्टर 27 कहता है। चैप्टर 27 कहता है कि जजमेंट कैसे होगी, लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द जजमेंट कैसे होंगे, कंपनसेशन लगा सकते हैं आपका, ठीक है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन सेंड कर सकती है कॉपी फाइंडिंग्स की और सेंटेंस की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जो भी चैप्टर 27 के प्रावधान है वो सारे के सारे आपके इनको मानने पड़ेंगे जो ओरिजिनल जुडिक्शन होगी क्रिमिनल कोर्ट्स की। कोर्ट ऑफ सेशन हो चाहे आपका जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपील हो, ठीक है। तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपील सुन सकता है, बट अगर हाई कोर्ट ने उसे पावर दे रखी है तो ही, ठीक है। प्रोवाइडेड अनलेस अपील अक्यूज्ड का आना जरूरी नहीं है, ये उसे लाना जरूरी नहीं है अपील में, जब तक अपीलेंट कोर्ट उसे डायरेक्ट ना कर दे। यानी कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन अपीलेंट कोर्ट है, ठीक है, जब तक ये नहीं बोलेगी तब तक अक्यूज्ड को नहीं लिया जाएगा। अब 388 है, यह सुना भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 388 बात करता है हाई कोर्ट कैसे अपील सर्टिफाइड भेजेगी लोअर कोर्ट को। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाई कोर्ट ने अगर आपको भेजेगी, अगर एमएम का ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट एमएम थी, तो उस कोर्ट को भेजेगी। जैसे मान लो ये हाई कोर्ट है, ये एमएम की कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जिसने फैसला सुनाया था, अब इसके रिलेटेड फैसला था तो इसका जो सीजीएम होगा उसके थ्रू भेजेगी ऑर्डर की कॉपी, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट थी, ठीक है, कलंदरे के केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थी, तो हाई कोर्ट इसको कॉपी कैसे भेजेगी, आपका डीएम के थ्रू भेजेगी, ठीक है। यानी कि डीएम के थ्रू क्या लिखा हुआ है ना, केस इज डिसाइडेड अपील बाय हाई कोर्ट। अगर अपील जो है आपका हाई कोर्ट ने करी है, which the finding sentence of order of appellant and against which record passed if such court of his judicial magistrate, अगर जो ट्रायल कोर्ट थी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की थी अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पर अगर यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लो सीजीएम के ऑर्डर के खिलाफ आपका ट्रायल कोर्ट कौन सी थी, सीजीएम थी, अब इसको कैसे भेजेगी, और हाई कोर्ट ने अपील डिसाइड करी, एक्विटल की भेजी या कन्विक्टेड की डिसाइड करी, इसको डायरेक्टली भेज देगी, ठीक है। पर अगर कोई एमएम है तो उसको डायरेक्टली नहीं भेजेगी, उसको आपका सीजीएम के थ्रू भेजेगी, ठीक है। पहले इसे भेजेगी, ये फिर इसे भेजेगा, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है तो हाई कोर्ट ने अगर एग्जीक्यूटिव वही लिखा है। द कोर्ट ऑफ वेयर हाई कोर्ट सर्टिफाइज, अब जो हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड करा है जजमेंट और ऑर्डर, या तो कोई जजमेंट में या ऑर्डर में कोई चेंजेस करें या कुछ सेंटेंस बढ़ाए, कुछ भी कैसे करें, दे अपॉन मेक सच ऑर्डर और कंफर्टेबल टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर हाई कोर्ट एंड इफ नेसेसरी रिकॉर्ड शैल बी अमेंड अकॉर्डिंग विद द देयर विद। तो उस ऑर्डर को जो उस ऑर्डर का तामील करवाने के लिए कुछ भी करा जाएगा, ठीक है। इफ नेसेसरी रिकॉर्ड शैल बी अमेंडेड, अगर वो रिकॉर्ड जो है नेसेसरी जरूरी है उसे अमेंड करना तो उसे भी कर सकते हैं। अब बात करें 390 की, तो 390 ये कहता है अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल। अगर मान लीजिए आपका एक्विटल अक्यूज जो है वो बरी हुआ है, तो आपका हाई कोर्ट उसे डायरेक्ट कर सकती है, वारंट इशू करेगी उसके अगेंस्ट, ठीक है। जैसे मान लो सिंपली बात है, हाई कोर्ट में अगर अपील गई कि अक्यूज जो है वो बरी हुआ है, उसे छोड़ा ना जाए, तो हाई कोर्ट यहाँ पर दो सिचुएशन कर सकती है, या तो अक्यूज को पकड़ने की ऑर्डर दे सकती है, या फिर आपका उसको अपने सामने पेश होने के ऑर्डर दे सकती है टिल द फाइनल पेंड। और अगर जेल भेजेगी तो कब तक के लिए भेजेगी, डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग, ठीक है, जब तक केस खत्म ना हो जाए। अब इसका रिजल्ट कुछ भी निकले, या तो उसका एक्विटल का रिवर्स हो जाए, यानी कि भरी था कन्विक्टेड हो जाए तो जेल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। या तो फिर अगर आपका एक्विटल है और एक्विटल ही रहा, ठीक है, पर ये बीच में जितने भी ये फैसला ना आ जाए अपीलेंट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तब तक जेल में रह सकता है। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात करी गई है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो अक्यूज को अरेस्ट करने के ऑर्डर भी दे सकती है और उसको अपने सामने पेश होने के भी ऑर्डर दे सकती है। अब 391 की बात करें तो 391 ये कहता है कि आपका अपीलेंट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन, यानी कि जो अपीलेंट कोर्ट है वो आपका फर्दर एविडेंस के लिए भी कह सकती है और डायरेक्ट भी कर सकती है कि फर्दर एविडेंस कलेक्ट करो। अब यहाँ पर मतलब क्या है, यानी कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, या आपका हाई कोर्ट है, ये आपका फर्दर एविडेंस के लिए भी कह सकते हैं। क्या लिखा है, इन एनी डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर द अपीलेंट कोर्ट इफ इट थिंक फिट एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी, एडिशनल एविडेंस नेसेसरी है, ये वर्ड पे ध्यान देगा, शैल रिकॉर्ड इट रीजन, और अपना रिकॉर्ड में रीजन लिखेगी कि इसलिए जरूरी है एडिशनल एविडेंस लेना, कि ये इसके बिना केस डिसाइड ही नहीं हो सकता, ये स्टार विटनेस था, ये वो। शैल रिकॉर्ड इट रीजन एंड मे इट ईदर टेकन सच एविडेंस इटसेल्फ, या तो खुद से ले लेगी या डायरेक्ट करेगी मजिस्ट्रेट को,
कि आप लो। व्हेन द अपीलेंट कोर्ट इज अ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट है तो कोर्ट ऑफ सेशन को भी कह सकती है, मैजिस्ट्रेट को भी। सिंपल सी बात को समझिए। मान लो अपीलेंट कोर्ट जो है आपकी, ठीक है, अपीलेंट कोर्ट जो है आपकी, ये अपीलेंट कोर्ट, एक मिनट, अपीलेंट कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। अब इसके पास कोई अपील गई, किसी भी एक्विटल के बेस पे गई हो, कन्विक्टेड के बेस पे गई हो, या सेंटेंस के बेस पे गई हो, किसी भी 3 रीजन के बेस पे गई हो। अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन या तो खुद से एडिशनल एविडेंस ले सकती है, किसी की एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकती है, कोई एडिशनल और डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है जो नीचे वाली ट्रायल कोर्ट में ना गया हो, ठीक है, उनको मंगवा सकती है, या किसके थ्रू, मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर देगी कि कलेक्ट करो, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर अपीलेंट कोर्ट हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर अगर अपीलेंट कोर्ट हाई कोर्ट है तो यहाँ पर किसको हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट को भी डायरेक्ट कर सकती है और आपका कोर्ट ऑफ सेशन को भी डायरेक्ट कर सकती है। और इसमें लिखा है एडिशनल एविडेंस इज टेकन, जब एडिशनल एविडेंस टेकन करा जाएगा बाय कोर्ट ऑफ सेशन और द मैजिस्ट्रेट, तो वो सर्टिफाई भेज देंगे आपका अपीलेंट कोर्ट को, शैल देयर अपॉन डिस्पोजल ऑफ द अपील। बस सिंपल सी बात है कि आपका भेज देंगे। और थर्ड पॉइंट ये कहना है कि द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल हैव राइट टू प्रेजेंट, और वो आपका प्लीडर और अक्यूज का राइट है कि एडिशनल एविडेंस में वो प्रेजेंट हो जब लिया जाए। द टेकिंग ऑफ एविडेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 23, और चैप्टर 23 की तरह ही लिए जाएंगे। इफ इट वर एन इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी कंडक्ट करी गई है तो। 392 कहता है प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट, जज ऑफ अ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे समझिएगा कि अगर आपका हाई कोर्ट में बेंच के सामने केस गया, ठीक है, ये एक बेंच थी, बेंच में आपके 2 जजेस बैठे, अब इनका आ रहा है कि एक कह रहा है, एक जज साहब कह रहे हैं कन्विक्ट करो, एक कह रहे हैं एक्विटल करो। तो ऐसी सिचुएशन जब अराइज होगी तो क्या होगा, ये केस आपका एक जज दूसरे जज के पास चला जाएगा, एक जज के पास। अब इस एक जज के पास पावर है कि ये कह सकता है कि ये जो केस है वो इनसे भी बड़ी कोर्ट में जाना चाहिए, या ये खुद भी डिसाइड कर सकता है, और इसी के फैसले को फिर आखिरी माना जाएगा। क्या लिखा, व्हेन अपील अंडर दिस चैप्टर हियर्ड बाय हाई कोर्ट और बिफोर बेंच ऑफ जजेस दे आर डिवाइडेड ओपिनियन, अगर इनके डिवाइडेड ओपिनियन हुए, इन बेंच के ओपिनियन डिवाइडेड, अपील विद देयर ओपिनियंस शैल बी लेट डाउन बिफोर एनी जज, अनदर जज। तो यहाँ पर किसके सामने, अनदर जज के सामने जाएगा। एंड द जज, कौन सा जज, ये वाला अनदर जज जो ये 1 वाला था, आफ्टर सच हियरिंग हिज थ्री थिंग्स शैल डिलीवर हिज ओपिनियन एंड द जजमेंट शैल फॉलो दिस दैट ऑप्शन। तो उसी के बात को माना जाएगा। प्रोवाइडेड इफ वन ऑफ द जजेस constitute a bench where the appeal is led by before another judge, अब before another judge ये वाला, under this section the judge so requires the appeal shall be reheard, तो अपील को रीहेड कर दिया जाएगा एंड डिसाइड बाय द लार्जर बेंच, तो वो कह देगा दोबारा सुनो, और या आपका लार्ज बेंच को भेज देगा, ठीक है, मतलब दोनों चीजें करेगा कि इसका कहेगा कि नहीं इसको तो दोबारा सुना जाना चाहिए, इसे मैं बड़ी बेंच पे भेज रहा हूँ। अब लिखा है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ अपील, क्या कैसे फाइनल होगा, अगर जजमेंट आपकी 377 में आई है, 377 बात करता है आपका अपील पर स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस के अगेंस्ट आई है, या 378 से रिलेटेड आई है, 384 से रिलेटेड आई है, तो उस पर चैप्टर 30 के सारे प्रोविजंस लगेंगे। और इसे कह रहा है कि आपका जो कन्विक्शन होगी या विलेंट कोर्ट होगी वो आपका उसके बेस पे होनी चाहिए, नॉर्मल है कि मतलब सारे फाइनलिटी जजमेंट्स पे सारे की बातें आनी चाहिए, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। अब 394 इंपॉर्टेंट है, 394 कहता है खारिज करना, किसको, अपील। अपील कब खारिज होगी, खत्म ही हो जाएगी। every other appeal under section 377 और 378 shall finally abate on the death of the accused, जो आपका 377 हो या 378 में अपील गई है, जब अक्यूज की डेथ हो गई तब उसकी अपील खारिज होगी, बट 3 सिचुएशन में नहीं होगी। एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट एन अपील फॉर सेंटेंस ऑफ फाइन, अगर अपील सेंटेंस ऑफ फाइन से रिलेटेड गई है कि आपका इसका फाइन बढ़ाया जाए, फाइन के रिकवरी के लिए रिलेटेड गई है, तो उसके में इस सिचुएशन में क्या होगा, वेयर देयर अपील इज अगेंस्ट द कन्विक्शन सेंटेंस डेथ ऑफ इम्प्रिजमेंट, द अपील एंड डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ विल एंड ऑफ नियर रिलेटिव्स, आपका 10 से रिलेटेड है, इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके 30 डेज में उसके नियर रिलेटिव्स को पार्टी बनाया जाएगा। अप्लाई ऑफ द अपीलेंट वुड लीव और कंटिन्यू द अपील, और कोर्ट अपीलेंट कोर्ट के ऊपर है कि उसे आगे तक चलाएगी नहीं चलाएगी, एंड इफ द लीव इज ग्रांटेड द अपील शैल नॉट अबेट, तो वो अमीन होगी। तो सिंपल सी बात है, अपीलेंट कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, ये आपका चाहे तो अपील को कंटिन्यू कर सकती है आपका किसके डेथ होने के बाद, अक्यूज के डेथ होने के बाद, और चाहे तो इसे खत्म भी कर सकती है, ठीक है। तो और अगर करेगी तो इसका जैसे मान लो अक्यूज तो मर गया, कौन प्रेजेंट होगा, फिर इसका जो रिलेटिव होगा वो होगा, उसमें बताया पेरेंट की साइड से हो, स्पाउस हो, डिसेंडेंट हो, ये हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।